प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 15 के पाठ पौधों में जनन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। चार विकल्प दिए हुए हैं और उनमें से सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? और इसके विकल्प हैं पुष्प, जड़, तना, टहनी। आप लोग जानते हैं कि पुष्प के नर जनन भाग जो है वह है पुंकेसर और मादा जनन भाग है स्त्री केसर। तो पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं, मतलब पुष्प जो है वह लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। तो सही उत्तर हुआ पुष्प। प्रश्न संख्या 2, आलू के पौधे की आंखें क्या है? बच्चों, आप लोगों ने देखा है आलू में इस तरह से आंखें निकल जाती हैं जिससे नए पौधे बनते हैं। और विकल्प दिया हुआ है जड़, मुकुल, तना और पुष्प। तो यहाँ पर सही विकल्प हुआ तना। तीसरा प्रश्न है, ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, और इसके विकल्प दिए हुए हैं तना, पत्ती, मूल और पुष्प। तो बच्चों, ब्रायोफिलम की पत्ती में से नई कलिकाएं निकलती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पत्ती। चौथा प्रश्न है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है और इसके विकल्प हैं बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में और फल में। तो बच्चों, अंडाशय जो है यह विकसित होकर फल में बदल जाता है, तो सही उत्तर हुआ फल में। पांचवा प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो बच्चों, यहाँ पर नर युग्मक पराग नली के द्वारा आकर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से मिलता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? विकल्प में दिया हुआ है निषेचन, परागकण, जनन और बीज निर्माण। तो यह प्रक्रम कहलाता है निषेचन। प्रश्न संख्या 2, स्तंभ अ में नीचे दिए गए शब्दों का स्तंभ ब में दिए गए जीवों से मिलान करें। तो स्तंभ अ में कौन कौन से शब्द दिए हैं? कली या मुकुल, आंख, खंडन, पंख, बीजाणु और गुलाब। और स्तंभ ब में जीव दिए हुए हैं मैपिल, स्पाइरोगाइरा, यीस्ट, डबल रोटी की फफूंद और आलू। तो कली या मुकुलन के द्वारा जनन करता है ईस्ट, तो इसे ईस्ट से मिलाएंगे। आंखें होती हैं आलू में, तो इसे आलू से मिलाएंगे। खंडन होता है स्पाइरोगाइरा में। पंख होते हैं मैपिल में वायु द्वारा प्रकीर्णन के लिए, और बीजाणु द्वारा जनन करता है डबल रोटी की फफूंद। तीसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसके लिए हम लोग इस तरह से सारणी बना लेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहला अंतर है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक ही पौधे से नए पौधे विकसित हो रहे हैं। और लैंगिक जनन में दोनों जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस पुष्प में जो नर जनन अंग है पुंकेसर, वहां से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और यह काम कीटों द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों जनक हैं, नर जनक और मादा जनक। तो यह हुआ लैंगिक जनन। दूसरा अंतर है कि नया पादप जनक की यथार्थ प्रतिलिपि होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पादप जो है यह खंडित होकर नए पादपों को जन्म दे रहा है। तो जो नया पादप है यह अपने जनक की जो है पूरी तरह से प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है। और लैंगिक जनन में नए पादप में क्रमशः दोनों जनकों के गुण होते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं
कि इन दो पौधों के बीच में लैंगिक जनन हुआ, तो जो नया पौधा बना इसमें इन दोनों पौधों के गुण हैं, मतलब फूल का रंग जो है, इसकी दो पंखुड़ियां नीली या दो पंखुड़ियां गुलाबी हो सकती है, या एक ही पौधों में दोनों रंग के फूल उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे एक फूल नीला है और एक फूल गुलाबी। तीसरा अंतर है कि अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि ब्रायोफिलम में इसकी जो पत्तियां हैं इसमें कलिकाएं निकलती हैं जिनसे कि नए पौधों का जन्म होता है, और लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों से ही उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में, मतलब जब बीजों के अंकुरन के लिए दशाएं अनुकूल होती हैं, जैसे उसे उचित तापक्रम मिलता है, हवा मिलती है, धूप मिलती है, पानी मिलता है, तो बीज जो है यह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। चौथा अंतर हुआ कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। पांचवा अंतर है कि यह जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शैवाल। बच्चों, आप लोगों ने तालाब के किनारे जमी हुई काई को देखा होगा, तो शैवाल में स्पाइरोगाइरा में इस तरह का जनन पाया जाता है। जब एक ही स्पाइरोगाइरा खंडित होकर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और ये दोनों टुकड़े नए नए पौधों के रूप में जन्म लेते हैं, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। जबकि लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है मकई में, यह मकई में नर पुष्प है और यह मकई का मादा पुष्प है, और दोनों के बीच में परागन की क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होती है और फल बनते हैं और फिर बीज बनते हैं। तो बच्चों, ये थे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। चौथा प्रश्न है, किसी पुष्प का पुंकेसर एवं स्त्री केसर का चित्र खींचकर नामांकित कीजिए। तो यहाँ बच्चों, यह है पुंकेसर, पुष्प का नर जनन अंग। पूतंतु के ऊपर पराग कोश रहता है और पराग कोश में ही पराग कण होते हैं। यह है स्त्री केसर, पुष्प का मादा जनन अंग। यहाँ वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। पांचवा प्रश्न है, द्विलिंगी तथा एक लिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उन्हें एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प या पूर्ण पुष्प कहते हैं, जैसे कि मकई। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह नर पुष्प है और यह मादा पुष्प है। इसी तरह पपीता, ककड़ी और खीरा में भी होता है, या यहाँ भी आप देख रहे हैं, यह भी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प कहलाते हैं, और इसका उदाहरण हुआ सरसों, गुलाब, पीटूनिया और अड़हुल। छठा प्रश्न है, वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं। तो वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज छोटे, हल्के तथा रोमयुक्त या पंखधार होते हैं। इस कारण ये वायु के माध्यम से बहते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीज जो है ये बहुत हल्के हैं, इसलिए हवा द्वारा उड़ रहे हैं। या फिर बीजों में यहाँ पर जैसे सहजन या मैपिल के बीजों में पंख होते हैं, और इस कारण ये अपने पंखों के द्वारा हवा के माध्यम से बहते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। सातवां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, और यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। इसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से पौधों को जन्म देते हैं। तो इसमें हम लोग पहला लेते हैं जड़ द्वारा, यह शकरकंद में होता है। दूसरा उदाहरण है भूमिगत तनों द्वारा, और यह आलू में होता है। यहाँ पर आप आलू में कलिकाएं देख रहे हैं और यह पौधे के रूप में विकसित हो रही हैं।
तीसरा है भूपृष्ठीय तनों द्वारा, और यह पुदीने में होता है, यहाँ तने से नए पौधे निकलते हैं। चौथा है पत्तियों द्वारा, और यह ब्रायोफाइलम में होता है, पत्तियों से नई कलिकाएं निकलती हैं जो कि नए पौधों को जन्म देती हैं। और पांचवा है कलम द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि गुलाब के पौधे से कलम काटकर लगाई जाती है जिसमें पत्तियां और फिर फूल होते हैं। तो कलम द्वारा जनन गुलाब के पौधों में किया जाता है। दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन, बडिंग। पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ईस्ट में यहाँ पर मुकुल बन गया और शरीर की कोशिका में से केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और फिर मुकुल जो है यह पैतृक जीव के शरीर से पृथक हो जाते हैं और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो इस तरह का अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। तीसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है खंडन, फ्रैगमेंटेशन। जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। स्पाइरोगायरा में इस तरह से विखंडन होता है। एक शैवाल जो है यह दो खंडों में विघटित हो गया है और प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में वृद्धि करने लगता है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। चौथा अलैंगिक जनन का प्रकार है बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें सामान्यतः एक थैली नुमा रचना बीजाणुधानी के अंदर बहुत से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक थैली के अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक दीवार से ढका रहता है और अनुकूल परिस्थिति के लौटने पर यह कठोर दीवार फट जाती है तथा बीजाणु मुक्त होकर वृद्धि करने लगते हैं। यह आप लोग देख सकते हैं ब्रेड में या फिर फर्न में भी इस तरह से बीजाणु पाए जाते हैं और फर्नों में भी जनन जो है यह बीजाणु के द्वारा होता है। तो ये थे बच्चों अलैंगिक जनन के प्रकार। आठवां प्रश्न है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। परागकण एक पराग नलिका बनाता है जो वृद्धि करते हुए अंड कोशिका तक पहुंचता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि जो अंकुरित होता परागकण है यह पराग नलिका बना रहा है, यह पराग नलिका, और यह वृद्धि करते हुए अंड कोशिका तक पहुंच रही है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए यह अंड कोशिका है, तो यह पराग नलिका वृद्धि करते हुए अंड कोशिका तक पहुंच जाती है और यहाँ यह मादा युग्मक से मिलता है। यह नर युग्मक जो है पराग नलिका के द्वारा आकर के मादा युग्मक से मिलता है और नर तथा मादा युग्मकों के संयोग से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यहाँ देखिए आप लोग बच्चों यह युग्मनज निर्माण हो रहा है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, परागन के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पराग नली के द्वारा परागकण से नर युग्मक अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। 9वां प्रश्न है नारियल एक बड़ा और भारी फल है, जल द्वारा प्रकीर्णन के लिए यह किस प्रकार अनुकूलित है। तो नारियल में रेशे होते हैं जिनके बीच में वायु होती है और इस कारण यह आसानी से तैर सकता है। यही कारण है कि एक बड़ा और भारी फल होने के बावजूद नारियल जल द्वारा प्रकीर्णन के लिए अनुकूलित है। तो बच्चों यह थे पौधों में जनन पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन उत्तरों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।